मदनपुर नाम के गांव में विष्णु अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी मेघा के साथ रहता था। लेकिन एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी बेटी अभी सिर्फ 2 साल की थी, इसलिए उसे अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। बचपन से ही उसकी बेटी मेघा का रंग बहुत काला था, लेकिन उसके काले रंग पर उसके लंबे घने बाल उसे बहुत सुंदर बनाते थे। जो भी उसे पहली बार देखता था वो उसके बालों की तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता था। लेकिन उसकी सौतेली माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। देखो तो मेरी मेघा के बाल कितने सुंदर है। ऐसे बाल तो पूरे मोहल्ले में क्या, पूरे गांव में भी किसी के नहीं है। मेरी मेघा तो सबसे सुंदर है। अरे क्यों इसे खामखा चने के झाड़ पर चढ़ा रही हो? इस काली कलूटी में आपको क्या खूबसूरती दिखाई देती है? अरे जब मेरी बेटी होगी ना, तब देखना वो कितनी खूबसूरत होगी। तब आपको पता चलेगा कि असली खूबसूरती क्या होती है। इस काले रंग के कोयले में कुछ भी अच्छा नहीं है। बस एक भगवान ने लंबे बाल क्या दे दिए, आप तो उसकी तारीफों के पुल ही बांधती रहती हो। जब तुझे बात करने की तमीज नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता तू किसी से बात करती ही क्यों है। मेरी पोती इस पूरे दुनिया में सबसे सुंदर है। एक काला रंग होने से कोई इंसान बदसूरत नहीं हो जाता। अगर ऐसा ही होता तो हमारे भगवान कृष्ण भी काले रंग के थे, लेकिन उनके जैसा खूबसूरत आज तक कोई हो पाया है क्या? अरे अरे, अब बस भी करो। पहले तो इसकी तुलना गांव वालों से ही करती थी, अब तो इसकी तुलना भगवान से करने लगी हो। अरे कहाँ कृष्ण भगवान और कहाँ ये। गीता हमेशा मेघा को उसके काले रंग के लिए ऐसी जली कटी बातें कहती थी। मेघा को उसकी ऐसी बातों का बहुत बुरा लगता, लेकिन उसकी दादी माँ हमेशा उसे लाड प्यार करके उसे समझा दिया करती थी। लेकिन 1 साल बाद उसकी दादी का भी देहांत हो गया। उसकी सौतेली माँ ने भी उसी साल एक बेटी को जन्म दिया, जो दिखने में बहुत ही गोरी थी, जिस वजह से वो मेघा को और ज्यादा बुरा भला कहने लगी। देख, मेरी फूल जैसी बच्ची को ध्यान से देख, इसे कहते हैं असली खूबसूरती। अरे मेरे बेटी का रंग तो दूध से भी ज्यादा गोरा है। अगर इसे मैं तेरे सामने खड़ा कर दूं तो ऐसा लगेगा कि किसी ने दूध के सामने काले कोयले को खड़ा कर दिया है। भले ही मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, लेकिन तेरी तो सौतेली माँ बनने में भी मुझे शर्म आती है। माँ, मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब भगवान ने ही मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दादी माँ कहती थी खूबसूरती इंसान के रंग से नहीं बल्कि उसकी सीरत से होती है। अगर हमारा दिल अच्छा है तो हम बहुत खूबसूरत हैं। अरे तेरी दादी तो जब देखो तब तुझे सर पर चढ़ा कर रखती थी। उनकी कही हुई कोई भी बात सच नहीं है। तू बहुत ज्यादा बदसूरत है। तुझसे ज्यादा बदसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तू कभी मेरे बेटी के आसपास भी मत आइयो। मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसी काली कल्लो का मेरी बेटी पर कोई परछावा पड़े। गीता हमेशा मेघा को इसी तरह की बातें कहती रहती थी। ऐसे ही साल बीत गए। मेघा अब 21 साल की हो चुकी थी और उसकी छोटी बहन अब 19 साल की हो चुकी थी। वो भी बचपन से अपनी माँ को मेघा को इस तरह बोलते हुए देखकर वैसे ही हो गई थी। वो भी हमेशा मेघा को उसके काले रंग के लिए भला बुरा कहती रहती थी। आप किस सोच में डूब गए हैं जी? क्या सोच रहे हैं? सोचना तो क्या है गीता, अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। अब मेघा की उम्र हो गई है शादी की, तो सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर मेघा की शादी कर दूं। अपने पिताजी की ये बात सुनकर मेघा शर्मा जाती है, लेकिन वहाँ पर खड़ी उसकी छोटी सौतेली बहन प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हो गया प्रिया, तुम इतने जोर जोर से क्यों हंस रही हो? पिताजी, आपने हंसने वाली बात की है तो मुझे हंसी तो आएगी ही ना। आप कह रहे हो कि कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर आप इसकी शादी करोगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई अच्छा लड़का भला इस काली कलूटी से शादी करेगा ही क्यों? अगर ये खुद भी अपने चेहरे को आईने में देख लेगी ना तो खुद ही डर जाएगी, तो कोई दूसरा इसे क्या ही पसंद करेगा। तुम होश में तो हो कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म नहीं कि मेघा तुम्हारी बड़ी बहन है? कम से कम तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते तो उससे तमीज से बात करो। अरे मेरी बेटी ने ऐसा क्या कह दिया जो आप उस पर इस तरह चिल्ला रहे हो? उसने जो भी कहा है सच ही तो कहा है। अब ये काली है तो इसे काली तो बोलेंगे ही ना। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। मेघा बेटा, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़के वालों से बात की है। वो अगले हफ्ते तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं।
तुम कोई नया सूट पहनकर तैयार हो जाना। ठीक है पिताजी। अपनी सौतेली माँ और बहन की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते थे, इसलिए वो वहां से सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अगले हफ्ते उसे देखने के लिए लड़के वाले घर पर आते हैं। बेटा, ये चाय नाश्ता तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। हमें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। जी, मेरी मेघा तो हर काम में गुणी है। घर के काम से लेकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई तक सब इसे अच्छे से आता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी जो गुणवती और संस्कारी हो, वरना आजकल की लड़कियां तो तौबा रे तौबा, ना तो उन्हें कोई घर का काम आता है और ना ही बात करने की तमीज होती है। लेकिन आपकी बेटी हमें बहुत संस्कारी लग रही है। ऊपर से इसके ये लंबे काले घने बाल इसके ऊपर कितने सुंदर लग रहे हैं। बेटा, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, इसलिए मुझे ऐसी बहू चाहिए जो घर के साथ साथ बाहर की चीजों का भी ख्याल रख सके। अगर मेरा बेटा तुम्हें कभी अपनी ऑफिस की पार्टी में लेकर जाए तो उसे किसी बात की शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। तुम अच्छी तरह सब लोगों से घुल मिलकर बात कर पाओ, क्योंकि ये सब तो मेरे बेटे के जीवन का हिस्सा है। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए बहन जी। मेरी बेटी अच्छी तरह पढ़ी लिखी है, उसे हिंदी इंग्लिश सब बोलनी आती है। कुछ समय के लिए मेरी बेटी ने अच्छी कंपनी में नौकरी भी की है। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अगर उस लड़के की सरकारी नौकरी है तो उसे इस काली कल्लों में ऐसा क्या दिख गया जो वो इससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। भाई साहब, मैं सच बताऊं तो जब मैंने आपकी बेटी को मदन भाई साहब के बेटे के शादी में देखा था तो आपकी बेटी के लंबे काले बाल देखकर ही मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई थी। आपकी बेटी के लंबे बालों की वजह से ही मेरे बेटे को भी मेघा बहुत पसंद आई। बेटा, तुम्हारे ये लंबे बाल ही तुम्हारी असली खूबसूरती है। तुम हमेशा अपने बालों को ऐसे ही रखना। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन इस वजह से प्रिया और गीता को मेघा से बहुत जलन होती है। देखो तो माँ, इस काली कलूटी को मुफ्त में ही इतना अच्छा लड़का मिल गया। अरे, किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के को तो मुझ जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। मैं दिखने में कितनी खूबसूरत हूँ, उसके बाद भी सिर्फ उसके लंबे बालों की वजह से उस लड़की ने इस काली कल्लू को पसंद कर लिया। माँ, ये सब मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। सहन तो ये सब मुझे भी नहीं हो रहा। काश उस लड़के के साथ तेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो। वैसे सच बताऊं तो मेघा के अंदर उसके लंबे काले बालों के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर उसके सर पर उसके बाल ही ना रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग उससे रिश्ता रखेंगे। तुमने ठीक कहा माँ, अगर हम लोग कुछ करके उसके सर से उसके बाल ही गायब कर दे तो पक्का वो लड़का उससे रिश्ता तोड़ देगा, और एक बार उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो तुम उसके साथ मेरी शादी की बात कर लेना। मेघा का रिश्ता तुड़वाने के लिए प्रिया अपने खुराफाती दिमाग में आइडिया सोचने लगती है। वो जड़ी बूटियों वाले तेल में एक केमिकल मिला देती है। मेघा, कुछ दिनों बाद तेरी शादी है तो मैं तेरे लिए ये खास जड़ी बूटियों वाला तेल लेकर आई हूँ। तू इसे अपने सर में लगाएगी तो तेरे बाल और ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। ठीक है प्रिया, अगर तुम मेरे लिए इस तेल को लेकर आई हो तो मैं इसे जरूर लगाऊंगी। मेघा कई दिनों तक लगातार उस तेल को लगाती है, लेकिन उसकी शादी वाले दिन तक उसके बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज मेरी शादी है और मैं बिल्कुल गंजी हो गई। अब मैं क्या करूं? मेघा, जमाई जी तुझसे मिलने आए हैं। अरे, ये क्या हो गया? तेरे बाल कहाँ चले गए? हे भगवान, कल तक तो तेरे बाल ठीक थे, आज एक दिन के अंदर अंदर तू बिल्कुल गंजी कैसे हो गई? ओह माय गॉड, ये तुम्हें क्या हो गया है? लगता है तुम्हें कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। क्या तुमने कुछ दिन पहले अपने बालों में कुछ ऐसा लगाया था जो तुमने पहले कभी नहीं लगाया? हाँ, प्रिया ने मुझे एक जड़ी बूटी वाला तेल लाकर दिया था। मैं अपने बालों में कुछ दिनों से वही लगा रही थी, लेकिन जड़ी बूटी वाले तेल से भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता मेघा, लेकिन लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मैं जानता हूं सब लोग तुम्हारे लंबे काले घने बालों से जलते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। शादी के बाद मैं तुम्हारे बालों का ट्रीटमेंट करवा दूंगा। अभी तुम अपने सर पर चुन्नी रखकर आ जाओ, किसी को तुम्हारे बालों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मेघा के गंजे होने के बाद भी रवि उसके साथ उसी तरह शादी करता है।
जिसे देखकर प्रिया और गीता के होश उड़ जाते हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो रवि को मेघा से शादी करने से नहीं रोक पाते, क्योंकि रवि को मेघा दिल से बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए चाहे उसके बाल लंबे हो या छोटे, इससे रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रिया अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाई और मेघा की खुशियां देखकर उससे जल भून कर रहने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। शकुंतला पानी का भरा ग्लास उठाती है और बिस्तर पर सो रही निधि के चेहरे पर दे मारती है। नासपीटी, कितनी देर तक घोड़े बेच कर सोती रहती है? मैं कितने देर से अपनी चाय का इंतजार कर रही हूँ। माफ करना, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं दवाई खाकर सो गई थी। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाग्यवान, कम से कम कुछ दिन तो अपनी बच्ची के साथ प्यार से बिता लो। अगले हफ्ते वो घर से विदा होकर चली जाएगी। अरे विदा होकर चली जाएगी तो क्या करूँ? इसे अपने सर पर बैठा लूं? दुनिया भर की बेटियां चाहती है विदा होकर अपने ससुराल। बचपन से लेकर निधि की शादी के दिन तक भी निधि की माँ ने उसके साथ कभी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि निधि की विदाई के समय भी उसकी माँ ने उसे एक बार भी अपने गले से नहीं लगाया। कम से कम आज तो अपना हाथ मेरे सर पर रख दो माँ। आज तक मैं हमेशा तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही हूँ। आज तो मैं विदा होकर हमेशा के लिए अपने बाबुल का ये आंगन छोड़कर चली जाऊंगी। कम से कम एक बार तो तुम मुझे अपने गले से लगा लो। सबके सामने ये झूठा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी हो गई है ना तेरी, अब पीछा छोड़ हमारा और जा यहाँ से। निधि की आंखों में माँ के प्यार की तड़प देखकर भी शकुंतला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो निधि को आशीर्वाद देने के लिए भी उसके सर पर अपना हाथ नहीं रखती। निधि के पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन, बहू, आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना लो और कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। जी माँ जी। निधि ने शादी से पहले हमेशा लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया था, इसलिए उसे गैस पर अच्छी तरह खाना बनाना नहीं आता था। इसी वजह से खाना बनाते हुए सूजी का हलवा थोड़ा जल गया। हे भगवान, ये मेरी पहली ही रसोई में मुझसे ये कैसी गड़बड़ हो गई? माँ जी को पता चला कि मैंने अपनी पहली ही रसोई में हलवा जला दिया है तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। निधि पहले से ही डरी हुई होती है कि तभी उसकी सास भी किचन में आ जाती है। अरे बहू, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? वो माँ जी, वो मुझसे ये हलवा थोड़ा सा जल गया, लेकिन मैंने जानबूझकर हलवा नहीं जलाया माँ जी। वो मैंने पहले कभी गैस पर खाना नहीं बनाया तो इसलिए ऐसा हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। प्लीज़ आप मुझ पर ये गरम हलवा मत फेंकना माँ जी। ये कहते हुए निधि बहुत घबरा जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नासपीटी, तुझे दाल बनाने को बोला था ना? पूरी की पूरी दाल जला दी। सारे खाने का सत्यानाश कर दिया तूने। ये ले, चख अब तू इस जली हुई दाल का स्वाद। दाल जलने की वजह से निधि की माँ ने उसके हाथों पर गर्मा गर्म दाल फेंक दी थी, जिससे निधि का हाथ बुरी तरह से जल गया था। आज जब ससुराल में उसके हाथों से हलवा जल गया तो उसे अपनी जिंदगी का वही दिन याद आ गया और वो अचानक बहुत ज्यादा घबरा गई। शांत हो जा बहू, क्या हो गया? हलवा ही तो है, जल गया तो क्या हुआ, दोबारा बन जाएगा। अच्छा चल, आज मैं तुझे गैस पर खाना बनाना सिखाती हूँ। आज तू अपनी सास के हाथ का हलवा खाना। अपनी सास का इतना कोमल व्यवहार देखकर निधि की आंखें भर आती है। उसकी सास उसे गैस पर हलवा बनाना सिखाती है और उसे अपने हाथों से वो हलवा खिलाती है। जल्दी बता, हलवा कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है माँ जी, मुझे सूजी और बेसन का ये हलवा बहुत पसंद है। अच्छा, फिर तो मैं हर रोज तेरे लिए ये हलवा बनाया करूँगी। ऐसे ही समय बीतता गया। तभी एक दिन खाना बनाते हुए निधि के हाथ से कांच का बाउल नीचे गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? उस दिन हलवा जलने पर तो माँ जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो माँ जी का फेवरेट कांच का बोल था। इसके लिए तो माँ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे बहू, ये इतनी तेज आवाज कैसी थी? क्या हो गया? माँ जी, वो गलती से मुझसे आपका फेवरेट कांच का बाउल गिरकर टूट गया। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने जानबूझकर उसे नहीं तोड़ा।
अरे तो बहू, तुझे किसने कहा कि तूने इसे जानबूझकर तोड़ा? काम करते हुए कभी कभी हो जाता है ऐसा, इसमें इस तरह घबराने वाली क्या बात है? और ऐसे बाउल तो मेरे पास और भी रखे हैं, दूसरा निकाल लेंगे। मैं शांता को कहकर ये कांच साफ करवा देती हूँ, कहीं तेरे पैर में ये कांच ना लग जाए। शांता, जरा यहाँ आकर ये कांच साफ कर दे तो। अपनी सास के मन में अपने लिए इतनी चिंता देखकर निधि की आंखें भर आती है। नास पीटी, जब देखो तब चीजों का सत्यानाश करने पर तुली रहती है। अभी पिछले महीने ही ये कांच के ग्लास खरीदे थे, जानबूझकर तूने ये ग्लास तोड़ा है ना? मेरे कांच के ग्लास का पूरा सेट खराब कर दिया तूने। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। जब तक तुझे इस झाड़ू से मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक तो तेरी अक्ल ठिकाने आने ही नहीं वाली। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर ये कांच का ग्लास नहीं तोड़ा। मुझे मत मारो माँ। शकुंतला कांच का ग्लास टूटने पर उसे झाड़ू से बहुत मारती है, साथ ही टूटे हुए कांच के टुकड़े उसके हाथों में चुभाने लगती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मत करो माँ ऐसा। अब आ रहा है ना मजा? वो दिन याद करके निधि की आंखों में आंसू छलक आते हैं। निधि बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हारे पैर में कांच तो नहीं चुभ गया ना? नहीं माँ जी, बस कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी कुछ दिनों बाद कपड़े धोते वक्त पानी की वजह से बाथरूम में निधि का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। मना किया था न तुझे कपड़े धोने से, मेरी एक भी बात नहीं सुनती है तू। कल काम वाली आकर अपने आप कपड़े धो लेती, अब लगवा ली न चोट पैरों में। हे भगवान, कैसे सूज गया है तेरा पैर। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं माँ जी, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। गर्म पानी से सिकाई करूँगी तो थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाऊंगी। चुप कर तू, इतनी सूजन में भी डॉक्टर को बुलाने से मना कर रही है। तुझे भले ही अपनी कोई चिंता न हो, लेकिन मुझे तेरी बहुत चिंता है। शारदा डॉक्टर को फोन करके निधि को दवाई दिलवाती है और अपने हाथों से निधि के पैर की मालिश करती है। आप ये क्या कर रही है माँ जी? क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही है? प्लीज आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए। आप मेरी सासू माँ है, मुझे तो आपके पैर दबाकर आपकी सेवा करनी चाहिए और उल्टा यहाँ पर आप मेरी सेवा कर रही है। तो क्या हो गया पगली? अगर तेरी जगह मेरी बेटी के पैर में चोट लगी होती तो क्या मैं उसके पैर की मालिश नहीं करती? मेरे लिए तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही है, इसलिए मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे और चुपचाप दवाई लेकर आराम से सो जा। अपनी सास शारदा की ये बातें सुनकर निधि की आंखें भर आती है। क्या हुआ बेटा, पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं माँ जी। तो फिर इस तरह तेरी आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं माँ जी, वो बस कुछ याद आ गया। मेरा हाथ बहुत जोर से जल गई। अरे क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर मेरे सर में दर्द कर रही है? माँ, यहाँ पानी पर मेरा पैर फिसल गया, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये सब तेरे काम न करने के बहाने हैं। चुपचाप उठकर ये सारे कपड़े धो। अगर 1 घंटे में तूने ये सारे कपड़े धोकर नहीं सुखाए ना, तो मैं तुझे बताऊंगी कि हाथ में दर्द कैसे होता है। इसी थापी से मार मार कर तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। अरे बेटा चुप हो जा, अगर तू इस तरह रोएगी तो तुझे देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी आपकी आंखों में आंसू आए। खुद से इतना ज्यादा प्यार करने वाली सास को मैं कभी रोने नहीं दूंगी। मेरी बच्ची, अच्छा तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ, उससे तुझे जल्दी आराम मिलेगा। शारदा काजू बादाम डालकर निधि के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती है और जब तक निधि का पैर ठीक नहीं हो जाता वो हर रोज उसकी मालिश करती है और उसे हल्दी का दूध बनाकर पिलाती है। समय बीतता गया। बहू, आज सोमवार है तो मैं भोले बाबा के मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। और हाँ, आते हुए तेरी जुकाम की दवाई भी लेते आऊंगी। ठीक है माँ जी। शारदा मंदिर चली जाती है। तभी निधि किचन में खाना बनाने लगती है। जब तक माँ जी मंदिर से लौटेंगी तब तक मैं उनके लिए उनके फेवरेट कढ़ी चावल बना लेती हूँ, खाएंगी तो बिल्कुल खुश हो जाएंगी। निधि कढ़ी चावल बनाकर कढ़ी का पतीला गैस से नीचे उतारती ही है कि तभी उसका फोन बजने लगता है
और निधि का सारा ध्यान किचन से हटकर फोन पर चला जाता है। जल्दबाजी में उसके दिमाग से गैस बंद करने की बात निकल ही जाती है। वो हॉल में फोन उठाने जाती है, तब तक रसोई में लगे पर्दे से वो आग पूरी किचन में फैल जाती है। लेकिन निधि को जुकाम होने की वजह से उसे बिल्कुल भी जलने की खुशबू नहीं आती और वो अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाती है। कुछ देर बाद वो आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। पूरे घर में फैले धुएं से जब निधि को खांसी उठने लगती है, तब वो देखती है कि घर के चारों तरफ आग की लपटें उठ रही है। वो घर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इतनी देर में शारदा भी मंदिर से लौट आती है, लेकिन उसका घर आग से झुलस रहा था और पड़ोस के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या हो गया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? मेरी बहू कहाँ है? तुम्हारी बहू अभी तक बाहर नहीं आई। अब तो फायर ब्रिगेड वाले ही तुम्हारी बहू को आकर बचाएंगे। नहीं, मैं फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं कर सकती। शारदा के पड़ोसी उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन शारदा अपनी बहू को बचाने के लिए अकेले ही आग से झुलसते हुए अपने घर में चली जाती है। तभी फायर ब्रिगेड वाले भी वहां आकर आग को बुझा देते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। माँ जी, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मेरे खातिर आपने अपनी जान जोखिम में डाल ली। मेरी सौतेली माँ ने तो कभी मुझे एक माँ का प्यार भी नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी सास होकर भी हमेशा मुझे माँ से बढ़कर प्यार किया। इतना कहकर निधि अपने सास के गले से लग जाती है। निधि को भले ही प्यार करने वाली माँ ना सही, पर माँ से ज्यादा चाहने वाली सास जरूर मिल जाती है।